नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको। दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। देव दीपावली का त्यौहार आज वाराणसी के घाटों पर मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आप भी अगर कहीं घाट पे जाते हैं किसी नदी के या तालाब के तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक दिया अपने घर में आप ज़रूर जला लीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। और इसी के साथ अब जो है हिंदी का कार्तिक महीना समाप्त होकर अगहन का महीना शुरू हो जाएगा, यानी ठंड का महीना। ठंड वैसे भी शुरू हो चुकी है। आप देख चुके हैं कि पूरी तरह से जो है मौसम बदल चुका है। उत्तर भारत का काफ़ी बारिश हुई है, आपको पता है। गुजरात में काफ़ी बारिश हुई है, मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, हिमाचल में बारिश हुई है, उत्तराखंड में बारिश हुई है। लखनऊ में भी अगर इस वक्त हम कहें तो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का, तो वहाँ पर इस मौसम की वजह से जो है थोड़ी सी हिंड्रेंस या रुकावट कह लीजिए वो आ रही है। तो ये सब बातें हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आज की बात में, भोर की बात में। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप हमारा देख रहे हैं चैनल यूपी न्यूज़ 9 यूट्यूब पे, और फेसबुक पे आपका चैनल है यूपी न्यूज़ 9 इंडिया। इस पे हम लाइव आते हैं, और इसके अलावा इसकी एडिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हम आपको अपने दूसरे पेजेस पे मेरे नाम से जो फेसबुक पे है उस पर भी हम आपको इसको प्रसारित करते हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ। सबको मेरा नमस्कार है। जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनको भी नमस्कार है, जो लोग मुझसे बाद में जुड़ेंगे उनको भी नमस्कार है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं T20 के मैच से। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हरा दिया। 235 रन बनाई हमारी टीम ने, भारत की टीम ने। भारत ने 235 रन बनाए, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, इन तीनों ने जो है अर्धशतक लगाया। और बाद में रिंकू सिंह, भाई क्या कहना है इस नए खिलाड़ी के। क्रिकेट तो ऐसे खेलता है जैसे बेसबॉल खेल रहा हो, बेसबॉल डंडे से बॉल मार रहा हो। हाँ, कल भी 31 रन बनाया इसने 9 गेंद में। तो कमाल की फिनिशर है कि भाई धोनी के बाद अगर कोई फिनिशर मिला है तो हमको लग रहा है कि ये रिंकू सिंह ही है। अगर इनका ये फॉर्म बरकरार रखे और अपने माइंड को कूल रखें ये, जैसा कि अभी कल या परसों में किसी अखबार में पढ़ रहा था कि इन्होंने कहा कि इन्होंने माही से टिप लिया, धोनी से, महेंद्र सिंह धोनी से टिप लिया कि भाई 6-7वें नंबर पर जब आप उतरते हैं बैटिंग करने के लिए, और अगर आपके ऊपर दबाव हो, प्रेशर हो, तो उस स्थिति में जो है शांति, मन की शांति कैसे बनाई जा सकती है, धैर्य कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो इसका टिप्स इन्होंने माही से लिया, और वो टिप्स इन्हें काफ़ी अब जो है फ़ायदा पहुंचा रही है। और पिछले 2 मैचों में इनका प्रदर्शन आप देख लीजिए कितना शानदार रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इनको एक आध ऑर्डर जो है और प्रमोट कर देना चाहिए। ये 6-7वें नंबर पे आ रहे हैं, इनको 5वें नंबर पे उतार दीजिए, जैसे KL राहुल को आप उतारते हैं। बहरहाल बहुत ही शानदार जीत, और बधाई टीम इंडिया को। सूर्य कुमार यादव को भी बधाई। हालांकि कल सूर्य कुमार यादव उतना नहीं चल पाए, लेकिन उनकी कप्तानी में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। तो थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें निकला है, हमारे हाथ में नवा टाइम्स है। नवा टाइम्स में भारत ने हासिल की बड़ी जीत, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया। तो दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीता। उन्होंने टारगेट चेंज करने का फैसला किया। भारत के टॉप 3 बैटर्स के अलावा रिंकू सिंह की आतिशी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रन का टारगेट दिया। उसके बाद बॉलर ने हमारे कमाल किया। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने, इनकी कसी हुई बॉलिंग के आगे ये टोटल ऑस्ट्रेलिया के आगे बड़ा साबित हुआ। रवि और अक्षर ने कुल 8 ओवर्स की बॉलिंग में 57 रन देकर 4 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित ओवर्स में 9 विकेट पर 191 रन ही बना पाई, और भारत ने यह मैच 44 रन के अंतर से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया के ओवल से केवल मार्कस स्टोइनिस 45 रन 25 गेंद में, टिम डेविड 37 रन 22 गेंद, और बेड जो हैं मैथ्यू वेड कप्तान हैं, इन्होंने 42 रन बनाए 23 गेंद पर ही इन लोगों ने बनाया। तो ये
भी पहली बार हुआ है कि भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों ने T20 इंटरनेशनल में 50 या उससे अधिक रन का स्कोर खड़ा किया है। तीनों ने बनाया, यशस्वी जायसवाल ने और आपके ईशान किशन ने और ये ऋतुराज गायकवाड़ ने। और यशस्वी जायसवाल को जो है वो मैन ऑफ द मैच मतलब कहा जाए, प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। भारतीय बैटर में यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने T20 के पहले 6 ओवर में ही 50 बनाई है। तो ये है IPLs ने अपने रिटेन करने वाले खिलाड़ियों और रिलीज करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। मेरे पास भी कल आया था उसका लिस्ट आपके LSG का, लखनऊ सुपर जायंट्स का। और इसमें आपको पता ही है कि हमारे जो है खिलाड़ी या मेंटर कह लीजिए क्रिकेट के जो दिल्ली के सांसद हैं उन्होंने छोड़ दिया है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में लौट गए हैं। भारत के T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने 72 घंटे तक चले ड्रामे के बाद रविवार को ऑल कैश ट्रेड ऑफ पूर्ण रूप से नकदी सौदे के बाद मुंबई इंडियंस में वापसी की। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी और IPL संचालन परिषद के सदस्य ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि हार्दिक का ट्रेड ऑफ शाम के 5 बजे पूरा हुआ। अब ये सौदा आधिकारिक हो गया है और वो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। ये 3 पक्षों का ऑल कैश सौदा है, मतलब आपस में कुछ पैसा वैसा दे के होता होगा। थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए कि मुंबई इंडियंस ने भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए पांड्या को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि 2025 में मेगा नीलामी होगी और हर फ्रेंचाइजी युवा खिलाड़ियों के साथ एक नई टीम बनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और मिशेल मार्श को रिटेन किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, जबकि फ्रेंचाइजी ने रोमेन पॉवेल, सरफराज खान, मुस्तफिजुर रहमान समेत 11 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। IPL 2023 में बल्ले से खराब प्रदर्शन के बाद पृथ्वी को दिल्ली कैपिटल रिटेन करेगी या नहीं, इस पर अटकलें थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनको बरकरार रखा है। अब पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, एक बयान उनका आया है, छपा है, मेरे ख्याल से वो आप लोग के सुनने लायक है। उन्होंने कहा है कि हमेशा याद रहेगा वो क्षण। अब कौन सा क्षण, सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि खिताबी मुकाबले में जब उन्होंने विराट कोहली को आउट किया तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खामोशी छा गई। वो क्षण कुछ ऐसा था जिसका आनंद वह पूरी जिंदगी लेते रहेंगे, लंबे समय तक। कमिंस ने द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा कि विराट के आउट होने के बाद मैं बहुत उत्साहित था। विकेट गिरने के बाद स्टीव स्मिथ ने कहा कि एक बार भीड़ की बात सुनो। जैसे ही हमने एक पल के लिए शांत होकर इसे महसूस किया तो वहाँ लाइब्रेरी की तरह शांति थी। वहाँ 1 लाख भारतीय थे और वो बिल्कुल शांत थे। मैं उस पल का लंबे समय तक आनंद उठाता रहूँगा। तो ये है खेल कूद। अब आते हैं कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली। तो देव दीपावली पे आज जो है वाराणसी में जो है एक शानदार उत्सव का आयोजन किया गया है और इस शानदार आयोजन में जो है 21 लाख दीपक जो है वो जलाए जाएंगे आपके वाराणसी की घाटों पर। देव दीपावली धरती पे जैसे लगेगा कि सितारे उतर आए हैं। देव दीपावली बहुत ही पुरानी परंपरा है वाराणसी की, लेकिन इसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ आज से करीब 20 साल पहले, जब मैं बनारस में पोस्टेड था। करीब ये 2001-2002 की बात है। तो दशाश्वमेध पर जो गंगा आरती समिति है, गंगा सेवा निधि उसका नाम है, तो मुन्नन गुरु हुआ करते थे। मुन्नन गुरु साहब ने जो है इसको शुरू कराया था और तब ये बड़े छोटे पैमाने पर होता था, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। और मुन्नन गुरु तब मैं आज तक में वहाँ अपॉइंट हुआ था रिपोर्टर, और हमारे आज पहुँचने के 1-2 महीने के बाद
गिरीश दुबे साहब आए थे ANI के रिपोर्टर होकर। तो हम अक्सर जाते थे दशाश्वमेध घाट पे, वहाँ मुन्नन गुरु से मुलाकात होती थी। तो मुन्नन गुरु ने हम लोगों से कहा कि भाई आप लोग हमें सहयोग करिए और इसको जो है अपने चैनल पे, और गिरीश से कहा कि आप अपने एजेंसी के माध्यम से जो है तमाम चैनल तक भिजवाइए और इसका प्रचार प्रसार करवाइए ताकि लोग इसके बारे में जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इसका जो है प्रचार पूरी दुनिया में हो। तो हम लोगों ने दिखाया था इसे, और एक तरह से आप मान सकते हैं जो पुराने लोग हैं वो इस बात को मानेंगे कि देव दीपावली को इतना ग्रैंड लेवल देने का श्रेय आज तक को है, आज तक चैनल को, और साथ ही साथ ANI को है। ANI ने जो है इस इवेंट को जो है पूरे चैनलों को डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। आज तक ने इसका लाइव कवरेज किया 1-2 साल शुरू में, और उसके बाद से ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि जब मैं लखनऊ आ गया था यहाँ पोस्ट होने 2006 में, तो उसके बाद भी उस वक्त मुन्नन गुरु थे, 2007 या 2008 में उन्होंने मुझसे मदद मांगी। उस वक्त मनोज कुमार जी जो है वहाँ कमिश्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने मदद मांगी कि PWD के जो पीपा हैं, पीपा की वजह से 4 या 5 पीपे की जैसे प्लेटफॉर्म बनता था गंगा नदी में, जिस पर से जो है आरती होती थी और VIPs को बिठाया जाता था, तो वो नहीं मिल रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने उनकी ये मदद की थी, और मुझे खुशी है कि आज देव दीपावली जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इसका महत्व और बढ़ता जा रहा है। सरकार भी अब इसको सहयोग करती है। एक तरह से पिछले दिनों कैबिनेट डिसीजन में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सरकारी जो है वो उत्सव ही करार दे दिया, यानी अब सरकार भी इसमें मदद करेगी पैसे रुपए हर तरह से। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश का ये एक प्रमुख फेस्टिवल बन गया। बनारस की तो बात छोड़ दीजिए, बनारस में तो आज जैसे छुट्टी जैसा माहौल है और बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं देव दीपावली के वहाँ पर। क्या क्या है ये मैं आपको अभी एक वीडियो बना के दिखा दूँ, डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये है, आप भी मनाइए देव दीपावली। और अब आते हैं, एक खबर इसमें छपी है नवभारत टाइम्स में कि चीन में फैली बीमारी से केंद्र अलर्ट, राज्यों को दी सलाह, कहा अस्पताल तैयार रखें, दवाओं टीकों की कमी पर रहे नज़र। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस से जुड़ी बीमारियों और निमोनिया में बढ़ोतरी की रिपोर्टों के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तुरंत स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने ज़्यादा सतर्कता बरतते हुए सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों को सक्रिय रूप से समीक्षा करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनज़र इसे अहम माना जा रहा है, जिसके कारण सांस संबंधी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है और संकेत दिया है कि अभी किसी तरह की चेतावनी की ज़रूरत नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाओं और टीकों और मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, निजी सुरक्षा उपकरण, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर कार्यक्षमता के इत्यादि की समीक्षा की जाए, और सलाह दी गई है कि बच्चों और किशोरों में बीमारी के मामलों पर बारीकी से नज़र रखी जाए और जांच सैंपल लैब भेजा जाए। चीन का कहना है कि ये सांस की बीमारी की बढ़ोतरी फ्लू और दूसरे ज्ञात कारणों से है, न कि किसी नए वायरस के कारण। अब चीन उसको डिफेंड कर रहा है। आपको पता होगा कि कोरोना का जब आया था तो शुरू में इसने डिफेंड किया था। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि और ज़्यादा क्लिनिक खोले जाएं, बच्चों और बुजुर्गों के बीच वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। कोविड प्रतिबंध हटने के बाद चीन में पहला सर्दी का मौसम है और वहाँ बीमारियों की लहर चल गई है। अब ये लहर चीन तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर ना निकले। बड़ी मुश्किल से सब काम धाम जो है दोबारा पटरी पे आया है। देश की अर्थव्यवस्था, बाकी देशों की, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो अपने रास्ते पे लौटी है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे इन सब चीज़ों में वापस एक बार फिर से जो है दिक्कतें पैदा हों।
अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात की। आपने देखा ही होगा, मन की बात करते हैं वो महीने में एक बार आखिरी संडे को, और हम लोग सुनते भी हैं। तो कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने ना सुना हो या अभी अखबार में ना पढ़ा हो। तो आपको पता है, मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि 23 तारीख से जो है वो सहालक का वो शुरू हो गया। सहालक मतलब शादी ब्याह का मौसम शुरू हो गया। तो भारत में इस बार जो शादी ब्याह का मौसम है, और ये जो चलेगा आपका अप्रैल तक, 26 अप्रैल तक संभवतः, तो इसमें जो इकोनॉमी है, वेडिंग इकोनॉमी, वो 5 लाख करोड़ 4.25 लाख करोड़ तो उस दिन अनुमान था, लेकिन अभी ये अनुमान और बढ़ के कल प्रधानमंत्री साहब ने हम लोगों को बताया कि 5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। मतलब इस दौरान शादी ब्याह के मौसम के दौरान जो है 5 लाख करोड़ का बिजनेस भारत में होगा, जिसमें हर चीज़ शामिल है, खाना पीना से लेके, कपड़े से लेके, गहने से लेके, और तमाम जो है पंडाल, रिजॉर्ट, होटल, हर चीज़। आपको पता ही है शादी में हर चीज़ नहीं होती है, जूते से लेके गंजी, अंडरवियर, बनियान तक लेके सब, हल्दी, चावल, सब सारा चीज़। तो एक तो ये है। दूसरा आपका क्रिसमस और न्यू ईयर है, इसमें भी तकरीबन माना जा रहा है कि 1-1.25 लाख करोड़ का धंधा होगा। तो फेस्टिव सीजन जो हमारा बीता है, दिवाली, दशहरा, उसके बाद ये फिर से जो है व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो इसमें पीएम साहब ने हमारे एक सलाह दी कल अपने मन की बात में कि भाई अगर आप शादी कर रहे हो और आप समर्थ हो तो आप विदेश जाके मत शादी करो। बहुत से लोग जो है फॉरेन डेस्टिनेशन में शादी करते हैं, यूरोप चले जाते हैं, या मॉरिशस चले गए, मालदीव चले गए, कहीं और चले गए। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी संख्या कम होने के बावजूद जो है खर्चा ठीक ठाक आता होगा विदेश में शादी करने का। देश में ही अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करिए तो खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सलाह दी लोगों को कि जिनके घरों में शादियाँ वादियाँ हैं, या जिनके यहाँ शादियाँ हो रही हैं, या इस हालत के इस मौसम में जो शादियाँ हैं वो देश में ही हों, तो देश का पैसा देश में ही रहे। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी उनका ये सलाह अच्छी लगी कि भाई बिल्कुल, अगर आपके यहाँ शादी है और आप समर्थ हैं, आप विदेश जा सकते हैं। तो विदेश जाने के बजाय, अब तो मौसम काफ़ी अच्छा है इस समय, राजस्थान जाके शादी करिए, नॉर्थ ईस्ट चले जाके शादी करिए, साउथ में जाके, साउथ में तो गर्मी पड़ेगी, तो फिर भी अगर आप देखिए गोवा जाके शादी कर लीजिए, और थोड़ा ठंडी का मज़ा लेना है तो कश्मीर चले जाइए, वहाँ शादी कर लीजिए, लद्दाख चले जाइए, वहाँ शादी कर लीजिए, उत्तराखंड चले जाइए, कहीं भी। तो मतलब प्रधानमंत्री ने यह सलाह दी कि भाई आप लोग देश में ही शादी करिए, ताकि पैसा जो खर्च होगा शादी में इस तरह की, तो वो देश का पैसा देश में ही रहे। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सलाह है। थोड़ा सा पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कुछ भारतीयों की विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों से देश में ही समारोह आयोजित करने का आग्रह किया। पीएम ने मन की बात में कहा कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि इस दौरान करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों के लिए खरीदारी करते समय सभी को केवल भारत में बने उत्पादों को ही महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बात मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रही है, और अगर मैं अपने दिल का दर्द अपने परिवार वालों को नहीं बताऊं तो किसके सामने कहूं। ज़रा सोचिए, आजकल कुछ परिवारों द्वारा विदेश जाकर शादियां करने का नया माहौल बनाया जा रहा है। क्या यह ज़रूरी है? अगर हम शादी का उत्सव भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच मनाएंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। तो ये है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। इस पे सबको विचार करना चाहिए। शादी, हालांकि भारत के हिसाब से देखा जाए, भारतीय समाज के हिसाब से देखा जाए तो शादी वन टाइम सेलिब्रेशन है एक तरह से। ये भी अलग बात है कि अब तलाक वलाक ज़्यादा होने लगे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनकी सलाह सही है। और अगर ऐसा कुछ है, आप लोगों के यहाँ शादी हो रही है, तो जो है कोशिश करिए देश में हो। देखिए कि हिंदू में एक बड़ा सा विज्ञापन छपा है, और ये किसी अखबार में विज्ञापन नहीं है कि ये इतना बड़ा विज्ञापन,
ये पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह की स्टैचू जो है आज उसकी अनवेलिंग हो रही है। कहाँ पे? प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में हो रही है। सुबह 11 बजे होगी ये, और फेलिसिटेशन फंक्शन वेन्यू है कलाइवानार अरंगम चेन्नई, और समय वहां पर होगा 11:15 पे। इसमें एम.के. स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, विल अनवेल द स्टैचू एंड डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति वहाँ चेन्नई में लगाई जा रही है, और उसका पर्दा हटाएंगे ये एम.के. स्टालिन। और इसमें स्पेशल जो गेस्ट हैं हमारे अखिलेश भैया हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी वहाँ जा रहे हैं। और इसमें जो है पूर्व प्रधानमंत्री हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी पत्नी जो है सीता कुमारी भी वहाँ पर रहेंगी, और अजय सिंह, अभय सिंह जो है उनके बेटे हैं, वो दोनों भी रहेंगे। तो एम.के. स्टालिन इसका उद्घाटन करेंगे। शिवदास मीना हैं, आईएएस चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ पे। और ये फंक्शन जो होगा वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में हो रहा है, जो कि 1840 में बना है चेन्नई का कॉलेज। तो अगर आपको ये कार्यक्रम देखना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति का अनावरण और उसके बाद उनका अध्यक्षीय भाषण और अखिलेश यादव और एम.के. स्टालिन को एक साथ, तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इसको जो है कोशिश करूंगा। अगर मुझे लिंक मिल जाता है समाजवादी पार्टी से, तो मैं इसको आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखते हैं जरा हिंदू अखबार में और क्या छपा है। देखिए आज इसको ठीक ठाक विज्ञापन मिले हैं। 3 पेज पे विज्ञापन है, पहले 3 पेजों में 2.5 पेज पे विज्ञापन है। हिंदू अखबार जो है, तो इसने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उत्तराखंड में, वो सबसे फ्रंट पेज पे छापा है, फर्स्ट समाचार के रूप में छापा है। ऑन द डे 15 एट सिलकेयारा रेस्क्यूअर्स सेट ए 100-hour वर्टिकल ड्रिलिंग टारगेट। अब वर्टिकल ड्रिलिंग टारगेट क्या है वहाँ उत्तराखंड टनल ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दें कि पहले जो है पहाड़ को ऐसे छेद के जाने की कोशिश हो रही थी। ऑगर मशीन आई थी, उसका ब्लेड टूट गया, और वो 10 मीटर पहले, 12 मीटर पहले टूट गया। वहाँ पे चट्टान बहुत कड़ा था, या सरिये का जाल वाल कुछ आ गया था, तो जिसकी वजह से वो तो फेल हो गया। वहाँ पे मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। अब इस बीच एक नया तरीका ये निकाला गया है कि ऊपर से जो है ड्रिलिंग की जाए, ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग जिसको कहा जाए, ऊपर से पहाड़ को सीना चीरते हुए नीचे तक पहुंचा जाए, उस जगह तक जहाँ पे मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। तो 15 दिन हो गया, आज 16वां दिन है, और अब ये कवायद शुरू होगी नहीं शुरू होगी, और इसको शुरू कर दिया गया है। सफल होगी नहीं होगी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सफल हो जाए। हमारे मजदूर भाई जो पिछले 15 दिनों से फंसे हुए हैं, वहाँ पर उनकी हिम्मत तब थोड़ी सी जवाब दे रही है। हालांकि उनको सांत्वना देने के लिए और उनका हौसला बनाए रखने के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स और साइकाट्रिस्ट की टीम भी पहुँच गई है, जो उनके संपर्क में है, उनसे बात कर रही है। उनका हौसला बरकरार रखने के लिए जो तमाम जरूरी उपाय जो हैं वो और सलाह जो है वो उनको कर रही है, वहाँ पर उनको दे रही है सलाह। इस बीच ये वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है, कल शाम से ही शुरू हो गई है, विथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टू rescue 41 workers trapped in the Silkyara tunnel in Uttarkashi stuck for the third consecutive day. Rescue began vertical drilling above the tunnel, completing nearly 19.5 meters of boring on Sunday. कल 19 मीटर की खुदाई हो गई वर्टिकल, ये बता रहे हैं इस पेपर के हिसाब से। The team have set a target of drilling through 86 meter of mountain vertically in 100 hours if there are no unexpected hurdles. 100 मीटर की खुदाई हो जाएगी, जिसमें 90 मीटर का पाइप भी ले लिया है इन लोगों ने। और अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो उम्मीद करते हैं कि 2 तरह से इनके पास पहुंचेंगे। तीसरी बात कि अब जो है इंडियन आर्मी को भी उसमें शामिल कर लिया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब इंडियन आर्मी भी इनको हेल्प कर रही है। इंडियन आर्मी एक अलग तीसरा तरीके से कोशिश कर रही है, वो सुरंग का जो दूसरा सिरा है उस तरफ से वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसके पहले जो ऑगर मशीन से खुदाई हो रही थी वो अलग, अब वहाँ पे मैनुअल वो हो रही है, खुदाई हो रही है। और ऊपर से जो है वर्टिकल
ड्रिलिंग हो रही है। तो 3 तरफ से कोशिश हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। इस पर रेस्क्यू टीम को ज़रूर सफलता दिलाएंगे और 41 मजदूर भाई हमारे वहाँ फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। हो सकता है 2 दिन 4 दिन की देरी हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि उनको बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तो ये कोशिश जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल 1-2 दिन में जो है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए निकला भी है कि आर्मी कॉल्ड इन टू असिस्ट इंटरनल रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी को भी बुलाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि आर्मी को पहले ही बुला देना चाहिए था, इतना लेट नहीं करना चाहिए था। जब 2-4 दिन में कुछ नहीं हो पाया तो उसी समय जो है आपको बुला लेना चाहिए था। आर्मी को खैर देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब ज़रूर होगा। सबकी दुआएं साथ में है, पूरे देश की दुआएं साथ में है। देखिए वीपी सिंह वाला जो मैंने आपको दिखाया था ही, तो ये जागरण में भी छपा है, बड़ा सा विज्ञापन है वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण का। 27/11/2023 सोमवार सुबह 11 बजे प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। तो ये हैं खबरें। और आखिरी खबर मैं आपको हमारे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से संबंधित है। मुर्मू जी ने कल संविधान दिवस पे एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने ये सलाह दी है कि अखिल भारतीय सेवा से न्यायपालिका में चयन हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उनकी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खर्च और भाषा न्याय चाहने वालों नागरिकों के लिए बाधाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच में सुधार के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। तो ऑल इंडिया लेवल पे एक जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम, जैसे IAS का एग्ज़ाम होता है या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, MBA का एग्ज़ाम होता है, तो उसी तरह उन्होंने मांग की है कि एक ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशरी सेवा सर्विस कंपटीशन की शुरुआत हो, और होना भी चाहिए। अब तो क्लैट हो गया है, पूरे देश के लेवल पे जो है क्लैट की पढ़ाई हो रही है। क्लैट जो बच्चा क्वालिफाई करता है इंटर के बाद, वो 5 साल की पढ़ाई पढ़ के जो है, और उसका एडमिशन जो है, क्लैट जब क्वालिफाई करता है तो एडमिशन हिंदुस्तान के या भारत के किसी भी लॉ कॉलेज में हो जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेरिट। तो अगर राष्ट्रपति जी ने ये बात कही है तो मुझे लगता है कि उन्होंने गलत नहीं कही है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशरी सर्विस की तैयारी ज़रूर होनी चाहिए, कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। तो उससे जो है बच्चों में जुडिशरी सेवा के प्रति भी है जो है उत्साह बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि संबंधित गुणीजन जो है इस पे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति महोदया की सलाह पे, और इस पे विचार करेंगे, और आगे चल के 1-2 सालों में इस तरह का कोई जो है या तो UPSC है उसको कंडक्ट कराए। मुझे लगता है जैसे PCSJ का एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा के लिए, उसको लोक सेवा आयोग संपन्न कराता है। तो उसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए, जुडिशरी के एग्ज़ाम को, जैसा कि हमारी राष्ट्रपति महोदय ने इसकी सलाह दी है। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत में इतना काफ़ी है, और टाइम भी हो गया है काफ़ी। अब सप्ताह का पहला दिन है, तैयारियां शुरू करिए। आप लोग जो लोग मुझसे जब बाद में जुड़ेंगे उनको एक बार फिर से मेरा नमस्कार है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी मेरे एक वीडियो पे जो है 5-6 हज़ार व्यूज़ गया, लेकिन उस पर जो सब्सक्रिप्शन है वो महज 20-25 का है। तो ऐसा ना करिए। आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो उसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।